हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2 की चर्चा करेंगे। देखिए, चैप्टर 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए चैप्टर 2 है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अभी देखिए ये सब जो भी मैं पढ़ूंगा आपको कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, अभी जब चैप्टर क्लियर करेंगे उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप फिर से एक बार ये सबको अपने से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको सब समझ में आता है तो समझिए कि आपका चैप्टर क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आता है चैप्टर पढ़ने के बाद भी तो फिर तो आपको अच्छी तरीके से फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो देखिए ये सब जो है पदार्थ की अवस्था है। क्लियर है? अभी तक आप जानते होंगे कि पदार्थ का अवस्था होता है ठोस, द्रव, गैस, लेकिन आप चैप्टर 1 में प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी पढ़े होंगे। तो देखिए, अब देखिए पदार्थ। क्लियर है? पदार्थ, तो देखिए पदार्थ दो टाइप का होता है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध यानी कि मिश्रण। और देखिए शुद्ध पदार्थ किस किस चीज से बना होता है, देखिए तत्व से और यौगिक से। क्लियर है? उसी प्रकार मिश्रण जो है यानी कि अशुद्ध पदार्थ, ये समांगी मिश्रण होता है और विषमांगी मिश्रण होता है। ये अशुद्ध पदार्थ यानी कि अशुद्ध पदार्थ कहने का मतलब मिश्रण। ओके, मिश्रण का ये टाइप है, प्रकार है। फिर देखिए यौगिक। यौगिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे, यौगिक में ही पढ़ेंगे स्थिर अनुपातों का नियम। अब देखिए जो मिश्रण होता है, ओके, मिश्रण को अलग अलग करने का क्या क्या तरीका है, मिश्रण को पृथक करने के तरीके। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण, कीप द्वारा पृथक करना, फिर ऊर्ध्वपातन, फिर क्रोमेटोग्राफी, फिर आसन विधि, उसके बाद क्रिस्टलीकरण, फिर छानन विधि, फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि। 10वां नंबर देखिए पटकन विधि, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी 2 बार दिया हुआ है, कोई बात नहीं। पर देखिए ये सब हमारा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो चलिए हम लोग अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए अध्याय एक नज़र में, इस अध्याय जो है यानी कि चैप्टर 2, इसमें आप क्या क्या पढ़िएगा यहाँ पर थोड़ा सा सारांश दिया हुआ है। देखिए पहला पॉइंट में लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। तो आपको लगता होगा कि ये दूध, वसा, ये सब शुद्ध है। क्लियर है? लेकिन यह वास्तव में शुद्ध नहीं होता है। अब आगे देखिए, शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो देखिए अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो भी कण है वह समान रासायनिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, तब इसको हम लोग शुद्ध बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए वैसे तो गंगा जल को शुद्ध कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में गंगा जल शुद्ध नहीं होता है, वो पवित्र होता है। क्लियर है ना? गंगा जल पवित्र होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। और जैसे हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बोलते हैं गाय का शुद्ध दूध है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मिश्रण है दूध। क्लियर है? लेकिन हाँ, गाय का दूध पवित्र होता है। पवित्र और शुद्ध में बहुत अंतर है, इसको समझना है। अगर देखिए तीसरा नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी शुद्ध जो पदार्थ होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? और वो कण का रासायनिक प्रवृत्ति या प्रकृति बोले वो सेम होता है। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? एक शुद्ध पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब अगर देखिए मिश्रण क्या है, मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिक का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। क्लियर है? कहने का मतलब मिश्रण ऐसा पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों से बना होता है। उदाहरण के लिए देखिए वायु जो है वो गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि मिश्रण है। तो देखिए वायु में क्या क्या मिश्रण होता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये सब मिश्रण है। तो वायु एक मिश्रण है। क्लियर है? ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा वास्ट नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण तो समझ में आ चुका है, अब हम लोग देखते हैं मिश्रण के प्रकार। तो देखिए मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो पहले इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, समांगी विषमांगी। उसके बाद मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, यानी कि क्रियाकलाप करके दिखाऊंगा। देखिए समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण के लिए देखिए जल में शर्करा यानी कि चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। फिर देखिए सेकंड विषमांगी, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक
रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों और बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब देखिए, विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण, शक्कर, चीनी और बालू, रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण में विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। द्रव में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। देखिए मैंने 3 बीकर ले रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि 3 सस्ता वाला बीकर। ओके, ये डिस्पोजल है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समांगी मिश्रण समझते हैं। ये मेरे पास नमक है, ओके, साल्ट है। अब मैं इस साल्ट को यहाँ पर पानी दूंगा, उसके बाद उसमें मिक्स करके दिखाऊंगा कि वो मिश्रण समांगी है या विषमांगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमाउंट यहाँ पर मैं मेजर नहीं कर रहा हूं, लगभग 1 गिलास। ओके, 1 गिलास है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर और 1 गिलास ले लेता हूं वाटर। एंड ओके, नाउ I will take 1 spoon of salt, approx 1 spoon, you can see लगभग 1 चम्मच है। अब इस 1 चम्मच नमक को मैं इस वाटर पर घोलता हूं। ओके, इस तरीके से मैं घोलता हूं। इस तरीके से देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पानी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, और देखिए ये हमारा 1 मिनट, एक सादा पानी मैं ले लेता हूं इस तरीके से। ओके, ये पानी और ये दोनों पानी को डिफरेंस आप बता सकते हैं? लगभग नहीं। ओके ना, मतलब सेम ही दिख रहा है दोनों। ये समांगी मिश्रण है, मतलब पानी और ये साल्ट दोनों मिक्स हो गया, और इतना मिक्स हो गया कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं बता सकते हैं कि ये नमक है और ये पानी है। अब चलिए हम लोग, ये है हमारा समांगी मिश्रण, क्लियर है? ये हमारा समांगी मिश्रण है जिसमें हम लोग नमक और पानी को बिल्कुल अलग अलग नहीं देख सकते हैं, क्लियर है ना? यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कौन नमक कौन पानी, ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिजोल्व हो चुका है, घुल चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मिट्टी लिया है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज सोइल एंड आई विल टेक 1 स्पून ऑफ सोइल। ओके, एंड आई विल डिजोल्व दिस सोइल इन द वाटर। वाटर में इसको मैं घोल देता हूं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल में पानी का कलर है, ओके, ये हमारा ओरिजिनल पानी है। ये दोनों को देखिए कितना अंतर है दोनों में। ओके, यहां पर हम लोग ये हमारा विषमांगी है। ओके, विषमांगी मिश्रण है, इसमें मिट्टी और पानी बिल्कुल अलग अलग साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ओके, आप देख सकते हैं, अगर फोकस क्लियर है तो दिख रहा होगा। और वही अगर मैं नमक के साथ करूं तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ओके, ये बिल्कुल मतलब मिक्स हो चुका है दोनों एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर नमक कौन है पानी कौन है अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तो ये है हमारा समांगी मिश्रण। ओके, एंड दिस वन इज हमारा विषमांगी मिश्रण। ये हमारा विषमांगी है, देख सकते हैं आप, रेत भी नीचे दिख रहा होगा आपको। ओके, और ये घुला भी नहीं है पूरा। अगर मैं नीचे से कुछ निकालू तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरीके से नहीं घुला है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विषमांगी। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण है जिसमें हम लोग विलय और विलायक अलग अलग समझ में नहीं आता है कौन है, लेकिन विषमांगी मिश्रण में विलय और विलायक अलग अलग दिखता है साफ साफ। ओके, देखिए विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ओके, समांगी मिश्रण है, तो देखिए मिश्रण ही है एक्चुअल में विलयन, लेकिन समांगी मिश्रण, क्लियर है? समांगी मिश्रण 2 टाइप का होता है, पहला विषमांगी और दूसरा समांगी। तो विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है, इसको ध्यान देना है। उदाहरण के लिए देखिए, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। अब देखिए, किसी विलयन को 2 भागों विलयक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का एक घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलता है उसे विलायक कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, विलायक और विलेय। ओके, विलायक और विलेय, तो हम लोग इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो सॉल्यूशन होता है यानी कि विलयन 2 चीज़ से बना होता है। पहला विलेय यानी कि सोल्यूट, और दूसरा विलायक यानी कि सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पर समझना है इसको बारीकी से। विलेय कहने का मतलब घुलनशील पदार्थ जो घुलता है और जो कम मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं विलेय, और दूसरा है विलायक। ओके,
पदार्थ जिसमें घुलता है, यानी कि जिसका मात्रा ज़्यादा रहता है। जैसे कि चीनी का पानी का उदाहरण दें तो चीनी ज़्यादा रहता है या फिर पानी ज़्यादा रहता है? कॉमन सी बात है, चीनी कम रहेगा, तो कम रहता है इसलिए चीनी विलेय है। और विलायक यानी कि जिसमें चीनी घुल रहा है, पानी में घुल रहा है, पानी ज़्यादा है, तो पानी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर विलायक। ओके, पानी को हम लोग विलायक बोलते हैं, शर्करा का पानी। क्लियर है? तो ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीज़ रहेगा, विलेय रहेगा और विलायक रहेगा। अब विलेय जिसका क्वांटिटी कम रहता है, विलायक जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। विलेय जो घुलता है और विलायक विलेय जिसमें घुलता है। ओके, इसको ध्यान दें। चलिए अब समझते हैं विलेय और विलायक क्या है। जैसे कि देखिए मैंने कहा विलेय जो भी मिश्रण है उसमें कम मात्रा में जो रहता है, जो घुल जाता है, उसको बोलते हैं विलेय। और विलायक जिसमें विलेय घुलता है उसको बोलते हैं विलायक। जैसे यहाँ पर देखिए विलायक है, ये क्लियर है, ये ज्यादा मात्रा में विलायक है। और यहाँ पर मैं अगर ये देखिए लेमन है, नींबू पानी डाल रहा हूँ, नींबू रस डाल रहा हूँ, ये नींबू है, ये पानी है, तो देखिए कम मात्रा में कौन है? ये है नींबू, तो ये नींबू है हमारा विलेय। और ज्यादा मात्रा में कौन है? पानी, तो ये विलायक है। यानी कि जो ये नींबू का रस है वो घुलेगा पानी में। ओके, तो यहाँ पर हमारा विलेय है पानी, और घुल कौन रहा है? नींबू का रस, तो ये हमारा विलेय है। इसको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर मैं अगर घोलता हूं इस तरीके से, ओके, ये नींबू पानी यहाँ पर बन चुका है, इसे मैं सेक कर देता हूं। अब इसका जो बीज है, जो सीड है, उसे मैं बाहर निकाल देता हूं। इसके बाद देखिए ये अभी बताना है आप लोगों को कि समांगी है या विषमांगी है। यहां पर ये निकल जा, यस, बीज निकल चुका है। अब आप देख सकते हैं ये समांगी है विषमांगी है? ऑफ कोर्स ये समांगी है, क्योंकि नींबू का जो रस है नींबू के साथ पूरी तरीके से मिल जाता है। और हम लोग नींबू का रस और पानी को इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन नींबू का पानी है और कौन नींबू है। क्लियर है? नींबू का रस कौन है और पानी कौन है, ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है, दोनों में अंतर हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो इसीलिए ये समांगी मिश्रण है। क्लियर हो गया? अब और एक हम लोग विलेय और विलायक देखते हैं। ये हमारा शुद्ध पानी हो गया। अब यहां पर मैं फिलहाल कुछ ऑयल डाल देता हूं। ओके, सम ड्रॉप ऑफ ऑयल आई एम टेकिंग, रसोई से लाया हूं चुरा कर मम्मी से। अब देखिए ऑयल है, सरसों का तेल है। ओके, और यहां पर मैं इसे पोर कर देता हूं और इसे मिक्स करता हूं। ओके, तो ये भी एक्चुअल में मिश्रण ही है। और देखिए यहां पर जो ये ऑयल है, आप देख सकते हैं ऑयल, ये हमारा विलेय है जो घुल रहा है पानी में, और यहाँ पर विलायक है हमारा पानी। देखिए यहाँ पर मिल चुका है। अब बताना है, ये आपको बताना है कि ये जो मिश्रण है ये समांगी है या विषमांगी है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है विलेय और विलायक। विलेय हमारा देखिए यहाँ पानी, सॉरी, विलेय जो है वो ऑयल है, ओके, तेल है, वो साफ साफ दिख रहा है। और विलायक यानी कि पानी, वो भी अलग दिख रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में हम लोग इसको डिफरेंस बता सकते हैं। ऊपर ऊपर हमारा तेल है, नीचे पानी है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये भी हमारा विषमांगी मिश्रण है, इसको ध्यान देना है। आई होप ये समझ में आया होगा विलेय और विलायक। ओके, विलेय कम मात्रा में रहता है और घुल जाता है, विलायक ज्यादा मात्रा में रहता है और विलेय उसमें घुलता है। समझ में आ रहा है? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा विलयन के प्रकार। अब देखिए जो सॉल्यूशन है उसका भी टाइप होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत तरह का होता है। कहने का मतलब 3 तरीके का होता है, इसको ध्यान देना है। ओके, 3 तरीके का होता है। अब देखिए सबसे पहला है वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, फिर दूसरा कोलाइडल विलयन यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर देखिए निलंबन यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर इसको ध्यान देना है, तीनों विलयन ही है। क्लियर है? तीनों विलयन ही है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे देखिए विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10⁻⁻9 मीटर इतना साइज हो सकता है विलय का, यानी कि जो घुलता है, जिसका क्वांटिटी कम है उसका। और कोलोइडल में थोड़ा सा उससे बड़ा रहेगा, और निलंबन में कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहेगा। देखिए आकार, कणों का आकार देखिए कम से कम 10⁻⁻6 मीटर के साइज का होता है, मतलब ये बड़ा होता है। क्लियर है? तो फिर देखिए दूसरा, विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। क्लियर है? अगर ट्रू सॉल्यूशन है यानी कि वास्तविक विलयन है तो विलय को हम लोग नहीं देख सकते हैं। और कोलोइडल में देखिए कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बट किंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। क्लियर है? कोलोइडल जो सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्यूट होता है उसको, मतलब कहने का मतलब विलय होता है, उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और देखिए निलंबन का क्या है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है यानी कि ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कहीं से नहीं दिखेगा, ना तो माइक्रोस्कोप से दिखेगा और ना ही खुले आंखों से दिखेगा। कोलोइडल माइक्रोस्कोप से दिखेगा, और यहाँ पर जो निलंबन है ये खुले आंखों से भी दिखेगा।
ये आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ओके, अब देखते हैं तीसरा नंबर में। देखिए समांगी मिश्रण होता है। जो ट्रू सॉल्यूशन है वास्तविक विलयन ये समांगी मिश्रण होता है। फिर देखिए कोलिडल विलयन में समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। समझ में आ रहा है ना, समांगी दिख रहा है लेकिन वास्तव में यह विषमांगी है। और देखिए जो निलंबन होता है वो तो विषमांगी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए चौथा नंबर, छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है, छानन विधि द्वारा इसका कण को पृथक नहीं किया जा सकता है सॉल्यूशन को, मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन को, ओके, वास्तविक विलयन को। अब देखिए अगर चीनी का पानी है और उसको आप चाय पत्ती से छानिएगा तो चीनी अलग होगा क्या? नहीं होगा ना, तो वही है यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए आगे कोलिडल सॉल्यूशन, यहाँ पर जब पृथक नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण होता है तो उसको हम लोग अगर छानेंगे तो भी कहाँ से अलग होगा? नहीं होगा अलग, उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ये सब रहता है, वो सब अलग नहीं होगा, हम लोग कितना बार भी छान ले। तो ये है कोलोइडल। अब देखिए निलंबन छानन यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान ले पानी है उसमें बालू घुला हुआ है तो छानेंगे तो बालू तो निकल ही जाएगा आराम से। अब देखिए नेक्स्ट पांचवा नंबर है पारदर्शी होता है। ओके, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो पारदर्शी होता है और यहाँ पर कोलिडल अपारदर्शी होता है, आर पार हम लोग नहीं देख सकते, जिससे दूध के आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन चीनी का पानी के आर पार हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए पारभासी, ओके, पारभासी यानी कि आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ओके, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट छठा नंबर, स्थिर विलयन, अस्थायी रखने पर कण नीचे बैठते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कण है विलय वो नीचे बैठ जाता है और यहाँ पर अस्थायी विलयन है, अस्थायी विलयन है। ओके, जो हमारा कोलिडल विलयन है वो अस्थायी विलयन है। आप दूध को छोड़ दीजिए तो अब साल भर के लिए छोड़ दीजिएगा फिर भी उसका फैट जो रहेगा, वसा, प्रोटीन जो उसमें रहता है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट अस्थायी विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि बालू और पानी को घोलेंगे हम लोग तो बालू कुछ देर बाद नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वास्तविक विलयन वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। ओके, टिंडल प्रभाव आप पढ़िएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखते हैं टिंडल प्रभाव इसमें दिखाई देता है। ओके, जो कोलिडल होता है उसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है और जो निलंबन होता है टिंडल प्रभाव दिखाई वह नहीं देता है, मतलब दिखाई दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। क्लियर है, दोनों अवस्था हो सकती है। अब देखिए आठवां नंबर, विलयन के कण छना कागज कहने का मतलब फिल्टर पेपर। ओके, फिल्टर पेपर में से पार निकल जाते हैं। फिल्टर पेपर से अगर हम लोग विलयन को छानेंगे जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको, तो छना कागज से यानी कि फिल्टर पेपर से पार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा निलंबन इधर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर लिखा गया है। ओके, इसको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा ये वाला इधर हो जाएगा और यहाँ पर कोलिडल के कण छना कागज से गुजर जाते हैं तो ये वाला एक्चुअल में कोलिडल यहाँ पर होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर दिया गया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलिडल विलयन है उसका इधर टिंडल की तरफ लिखा हुआ है, तो इसको आप समझ रहे हैं। देखिए कोलिडल के कण छना कागज से गुजर जाते हैं, कोलिडल का कण भी छना कागज से गुजर जाएगा, जिससे अगर हम लोग ब्लड को छानेंगे तो ब्लड पार हो जाएगा पूरा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग निलंबन। ओके, निलंबन, तो निलंबन एक्चुअल में इस साइड होना चाहिए था हमारा, बट इधर आ गया, ये मिस्टेक से हुआ है। आप इसको समझ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। निलंबन के कण छना कागज यानी कि फिल्टर पेपर में से पार नहीं निकल सकते हैं, इसको ध्यान देना है। क्लियर है। अब देखते हैं उदाहरण, जैसे पानी में चीनी, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वास्तविक विलयन। उसके बाद देखिए अब देखिए कोलिडल, ओके, कोलिडल का जो एग्जाम्पल है वो दूध और रक्त है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा जो निलंबन है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर रेत और बालू दिया हुआ है। अब देखिए कोलोइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ देखिए परिक्षिप्त प्रवस्था विलय, तो यहाँ पर विलय यानी कि जो कम क्वांटिटी में रहता है, जो घुल जाता है उसको विलय कहते हैं और जिसमें घुलता है उसको विलायक बोलते हैं। तो देखिए अगर द्रव जो है गैस में घुल गया है तो इसको हम लोग एरोसोल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है धुंध और बादल। ये एग्जाम में आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि द्रव विलय है और विलायक है गैस, तो कौन सा प्रकार का कोलोइड्स बनता है, तो आपको लिखना पड़ेगा एरोसोल और इसका एग्जाम्पल मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा धुंध और बादल। ओके, फिर देखिए अगर विलय जो है वो ठोस है और विलायक है वो गैस है तो इसको भी एरोसोल कहते हैं। जैसे कि धुआं देखिए हवा रहता है विलायक और उसमें ठोस यानी कि छोटा छोटा धूल कण
मिक्स रहता है हवा में, उसको हम लोग धुआं कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा, गैस अगर विलय है, गैस घुला हुआ है द्रव में, तो इसको हम लोग झाग बोल सकते हैं, यानी कि फोम। ओके, और इसका एग्जाम्पल है सेविंग क्रीम। क्लियर है, सेविंग क्रीम इस एग्जाम्पल है जिसमें विलय हमारा गैस होता है और विलायक हमारा द्रव होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, अगर ठोस विलय है और विलायक द्रव है तो इसको हम लोग सोल कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है देखिए बालू और गोबर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा देखिए 6 नंबर, गैस अगर विलय है और ठोस विलायक है तो इसको हम लोग फोम और या फिर इसी को झाग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए झाग, रबर और स्पंज, ये सब है। फिर देखिए अगर विलय हमारा द्रव है और ठोस है हमारा विलायक तो इसको हम लोग जेली कह सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है देखिए जेली और पनीर। फिर देखिए अगर विलय है ठोस और विलायक भी ठोस है, दोनों ठोस है, तो इसको ठोस सोल कहते हैं, जैसे कि रंगीन दूध। क्लियर है, एग्जाम्पल है रंगीन रत्न या फिर कांच। क्लियर है, रंगीन रत्न, कांच, ये सब है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, गैस में गैस कोलोइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। तो देखिए गैस में गैस कोलोइड नहीं होता है। अगर हम लोग गैस में गैस ही मिला दें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मिला दें, तो वो विलयन उसको नहीं बोलेंगे, उसको मिश्रण बोलेंगे। इसको ध्यान देना है, समझिए, हमारे गैस में गैस मिलाने से विलयन नहीं बनता है, वो मिश्रण बनता है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए विलयन की सांद्रता, पहला नंबर देखिए, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। तो यह फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है, विलयन की सांद्रता। अब देखिए विलय के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। तो यहाँ पर बस ये ध्यान देना है कि अगर विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान पूछा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान होगा, यहाँ पर क्लियर है, विलय का द्रव्यमान होगा। और अगर विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान पूछा जा रहा है, यहाँ पर अगर आयतन पूछा जा रहा है तो देखिए यहाँ पर आपका आयतन होगा, इसको ध्यान देना है। ओके, अगर यहाँ पर द्रव्यमान पूछा जा रहा है तो यहाँ पर द्रव्यमान होगा, आप देख सकते हैं, और अगर आयतन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर नीचे आयतन होगा, बाकी तो पूरा दोनों सेम ही है। इसको याद कर लीजिएगा लिखकर। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मिश्रण को पृथक करने के तरीके, कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है वाष्पीकरण, जिसको इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। देखिए मूल उद्देश्य यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होता है, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। अब देखिए समांगी रंग ढाई, जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, यानी कि जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, तथा पानी बीकर एक वाच गिलास, जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच गिलास में रह जाता है। तो आपने देखा कि स्याही जो है बर्तन में रह गया और बाकी जो वाष्प है, पानी है, वो उड़कर ऊपर चला गया, वाष्प बन गया। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपकेंद्रीकरण। ओके, अपकेंद्रीकरण जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। मूल उद्देश्य सिद्धांत, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंसर कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, दूध से क्रीम पृथक करना। तो ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ दूसरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जिससे आपको अपकेंद्रीकरण जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं बाल्टी में मैंने कुछ पानी और कुछ कचरा लिया है। अब यहाँ पर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता हूँ। ओके, गोल गोल पानी को घुमाता हूँ जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीकरण होगा इसका। तो देखिए जो भी वजनदार कचरा है वो बीचों बीच में आ जा रहा है, और जो हल्का हल्का पिंक कलर का कागज़ है वो हल्का है, वो भी बाद में बीच में आएगा, लेकिन पहले जो वजन है वो बीच में आ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए तीसरा नंबर पृथक्करण कीप, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशियल इंटरेक्शन फ्यूनल हम लोग कह सकते हैं। देखिए मूल सिद्धांत, दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्कारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर ऊर्ध्वपातन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो देखिए मूल सिद्धांत, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। तो चलिए एक्चुअल में
इसके लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए अमोनियम क्लोराइड का जरूरत पड़ेगा, जो कि मेरे पास है नहीं, तो मैं बस ऐसे ही आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर ये बर्फ का एक क्यूब है, छोटा सा बर्फ का एक टुकड़ा है। ओके, अब इसको हम लोगों को वाष्प बनाना है, इधर भाप बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको गर्म करेंगे, हम लोग आग में गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तरल में बनेगा। ओके, यहाँ पर तरल अवस्था आएगा, यानी कि पानी बनेगा। उसके बाद पानी फिर गर्म करेंगे तो यहाँ भाप बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में अगर यहाँ पर आप अमोनियम क्लोराइड रखिएगा और इसको गर्म कीजिएगा तो तरल में बने बिना, ओके, तरल में बने बिना ये सीधे वाष्प में बन जाएगा। क्लियर है, सीधे वाष्प में बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, यानी कि जिससे सबसे पहले हम लोग ठोस रहता है, ठोस, तो ठोस के बाद हमारा तरल बनता है, उसके बाद वाष्प बनता है, वाष्प बनता है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग यहाँ पर एक तरल वाला स्टेज को हटा दे, तरल बनेगा ही नहीं, सीधे ठोस से अगर वाष्प बन रहा है तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्लियर है, यानी कि सब्लिमेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। इसे अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। देखिए 5 नंबर यहाँ पर है क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है, क्रोमेटोग्राफी। मूल सिद्धांत, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। अब देखिए इसके एप्लीकेशन, कहने का मतलब क्रोमेटोग्राफी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए रंग को पृथक करने के लिए, दूसरा क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और तीसरा है खून से ड्रग पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आसवन विधि। ओके, आसवन विधि, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, बारीकी से समझना है। देखिए मूल सिद्धांत, दो संघटकों यानी कि कंपोनेंट के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यह गर्म वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। ये देखिए फ्लास्क है, ओके, यहाँ पर पानी भी है और एसीटोन भी है। क्लियर है, दोनों है। और एसीटोन हल्का सा गर्म करते हैं कि ये वाष्प बनकर उड़ने लगता है, और पानी को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए एसीटोन हल्का सा गर्म करेंगे कि एसीटोन भाप बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा और ऊपर जाएगा। ऊपर यहाँ पर देखिए बंद है, ऊपर तो दरवाज़ा नहीं है, खुला है, तो यहाँ से ट्यूब जो इधर रास्ता है उसके थ्रू से आएगा। और यहाँ पर देखिए इधर जो साइड में दिख रहा है आपको मोटा सा, यहाँ पर ठंडा पानी रहेगा, और भाप जब ठंडा पानी के साथ आएगा तो वो तरल बन जाएगा। क्लियर है, एसीटोन तरल बन जाएगा, और फिर इधर बूंद बूंद करके यहाँ पर एसीटोन गिरने लगेगा। समझ में आ रहा है? पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, एसीटोन जल्दी गर्म होता है। तो एसीटोन जल्दी गर्म होकर भाप बन जाएगा, और भाप इधर आकर ठंडा होकर पानी के जैसे बूंद बूंद गिरने लगेगा। तो बस यही पृथक करने का तरीका है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट, इसको ध्यान देना है। अगर दो संघटकों से ज़्यादा संघटक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं जिनका क्वथनांक भिन्न होता है, तो हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संघटक अलग अलग हो जाएं। उदाहरण के लिए देखिए हवा और पेट्रोलियम, हवा थोड़ा लेट से गर्म होता है और पेट्रोलियम जल्दी गर्म हो जाता है, तो तुरंत वाष्पित होकर उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। और देखिए पेट्रोलियम को पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। तेल, लुब्रिकेंट, डीजल, किरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि का पृथक किया जाता है। तो ये समझ में आ रहा है, जो पेट्रोलियम है उसी से बनता है तेल, लुब्रिकेंट, डीजल, किरोसिन, पेट्रोल और पेट्रोल गैस। तो देखिए यहाँ पर जो भी पेट्रोल गैस है और पेट्रोल है, किरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेंट है, जो भी तेल है, ये सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो पेट्रोलियम को हम लोग हल्का सा गर्म करेंगे तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, और उधर हम लोग उसको ठंडा करके फिर उसको हम लोग एकत्रित कर सकते हैं। फिर उससे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा बाद में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा
बोलिंग पॉइंट वो बाद में जाएगा। इस तरीके से अलग अलग हम लोग उसको पृथक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं। हवा से भी इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो देखिए हवा से भी हम लोग आसवन विधि द्वारा गैस को अलग कर सकते हैं, क्योंकि सभी गैस का क्वथनांक अलग अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब देखिए हवा यानी कि वायु दबाकर वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना, द्रव्य वायु। ओके, अब देखिए हवा को, नॉर्मल हवा को हम लोग पकड़, कहने का मतलब इकट्ठा करके उसको संपीड़ित करेंगे तो वो द्रव्य वायु बन जाएगा। क्लियर है, लिक्विड एयर बन जाएगा। अब उसको हम लोग प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, उसको हम लोग धीरे धीरे गर्म करेंगे तो जो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, यानी कि देखिए इस तरीके से होता है। अब देखिए सबसे पहले एक चेंबर में हम लोग नॉर्मल गैस को भर लेंगे और इसको कंप्रेस करके यानी कि संपीड़ित करके इसको हम लोग तरल बना देंगे। और इसको बाद में अगर हम लोग गर्म करेंगे तो सभी वायु का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबका अलग अलग क्वथनांक होता है। तो जिसका सबसे कम क्वथनांक होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ऊपर जाएगा और फिर एक अलग चैम्बर में हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर उससे ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा देर में गर्म होगा, फिर वो दूसरे चैम्बर में आकर जमा हो जाएगा। इस तरीके से फिर अलग अलग चैम्बर में जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग गैस को अलग करते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण भी इसी तरीके से होता है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ हम लोग आसवन विधि का यूज करते हैं। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सहत प्रदान करते हैं। अब फिर देखिए नेक्स्ट, तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में। उसके बाद देखिए कार्बनिक रस को शुद्ध करने में। फिर देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, एप्लीकेशन कभी कभी लिखने के लिए आता है। कहने का मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, प्रभाजी आसवन विधि का। ओके, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्रभावी हो गया, ये प्रभाजी होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो डायग्राम है ये भी इसको एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से। यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ रहेगा, क्लियर है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, जैसे कोल्ड वाटर हो गया, ये सब यहाँ पर आपको भरना रहेगा। हमारा सातवां तरीका देखिए क्रिस्टलीकरण। ओके, क्रिस्टलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए मूल सिद्धांत, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कि कोई एक यहाँ पर मान कर चलिए कोई विलयन है, क्लियर है, कोई विलयन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई विलयक से हम लोग इसको मिला देंगे तो ये एक मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण बनेगा तो इस मिश्रण में जो भी अशुद्धि रहेगा वो विलायक में आ जाएगा, फिर विलय को हम लोग अलग कर लेंगे तो शुद्ध बच जाएगा विलय। तो चलिए हम लोग नीचे पढ़ते हैं। उदाहरण देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को यानी कि जो अशुद्ध है पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना है उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। आगे देखिए, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में रह जाती है। हम लोग क्या मिलाए थे, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए थे, क्लियर है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए थे। और जितना भी अशुद्ध है, अशुद्ध पदार्थ है, सब सल्फ्यूरिक अम्ल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। कॉपर सल्फेट सबसे पहले था जो कि अशुद्ध था। कॉपर सल्फेट में जो कुछ भी अशुद्ध पदार्थ था वो सब कुछ आ गया सल्फ्यूरिक अम्ल में और फिर शुद्ध कॉपर सल्फेट बच गया। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और फिर शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसे आप आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या क्या अंतर है ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। देखिए भौतिक परिवर्तन जिसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन जिसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन में पहला नंबर ये उत्क्रमणीय होता है। समझ में आ रहा है। उत्क्रमणीय मतलब हम लोग इसको दोबारा वापस प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए रासायनिक में यह अनुक्रमणीय होता है, मतलब इसको हम लोग वापस दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर एक बोतल पानी है, ओके, इसको आप बर्फ़ बना दीजिएगा तो ठोस बन जाएगा। परिवर्तन हो गया, पहले द्रव था उसके बाद ठोस बन गया, बर्फ़ बन गया। तो अब चाहे तो इसको हम लोग तरल बना सकते हैं।
तो इसको हम लोग फिर गर्म कर देंगे तो फिर तरल बन जाएगा, तो ये उत्क्रमणीय होता है। लेकिन अनुक्रमणीय मतलब अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जैसे कि कागज है, इसको आप जला दिए, पूरा जल गया, ब्लैक ब्लैक बच गया इसका राख, अब वापस राख से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये भी सही है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? मतलब पानी है, बर्फ बन गया पहले, फिर भाप बन गया, तो पानी ही है ना, नया पदार्थ कहाँ बना। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनता है, जैसे कि पहले कागज था, कागज को जला दिए, पूरा राख बच गया, तो राख को हम लोग कागज नहीं ना बोल सकते हैं, राख वो राख बन गया, कागज नहीं बन सकते। राख और कागज अलग अलग चीज़ है। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर, बहुत कम मात्रा में उसमें अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। जो भौतिक परिवर्तन है इसमें ऊर्जा का खपत कम होता है। और वहीं पर देखिए रासायनिक परिवर्तन में, एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में उसमें ऊर्जा अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा का आवश्यकता अधिक होता है। अगर ऊर्जा निकल रहा है रासायनिक परिवर्तन से तो ऊर्जा भी ज़्यादा निकलेगा, और ऊर्जा का यूज हो रहा है तो यूज भी ज़्यादा होगा। जैसे आग का जलना, समझ में आ रहा है? आग का जलना, आग जल रहा है तो इसमें ऊर्जा इतना ज़्यादा निकलता है कि आपको जला सकता है। तो ये इसमें ऊर्जा का खपत और ऊर्जा का उत्पाद अधिक होता है। अब देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, उदाहरण दिया हुआ है बर्फ का पिघलना। ओके, भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना और रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी का जलना, ये कॉमन है, इसे याद कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तत्व, यानी कि एलिमेंट, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, तत्व कहते हैं, जैसे लोहा और सोडियम। ओके, अब देखिए जो तत्व है ये भी 3 प्रकार का होता है। क्लियर है? तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, इसको भी याद रखना है। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है और इसके 3 प्रकार हैं, पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तत्व के प्रकार को भी याद करना इंपॉर्टेंट है। देखिए धातु मतलब समझ रहे हैं सोना चांदी जिसमें चमक पाया जाता है, क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। और अधातु जिसमें चमक नहीं पाया जाता है, जो आघातवर्ध नहीं होता है, और जिसमें जिसको हम लोग पिटने से एक मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, इसको बोलते हैं अधातु। ये सब हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर कुछ नया है तो है उपधातु। क्लियर है? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं कि धातु क्या। देखिए धातु चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। उपधातु में देखिए ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है। फिर देखिए धातु में आघातवर्ध्य होती है। क्लियर है? धातु आघातवर्ध्य होती है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। वहीं पर देखिए अधातु आघातवर्ध्य नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, और ये क्षणभंगुर होते हैं। तो ये है धातु अधातु और उपधातु में कुछ अंतर, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब अगला नंबर देखिए क्या है, सोनेरस। ओके, सोनेरस होती है, अर्थात जब धातुओं को किसी धातु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है। धातु को धातु से मारते हैं तो मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको भी ध्यान रखना है। और सोनेरस नहीं होता है, अधातु में सोनेरस नहीं होता है। जैसे हम लोग लकड़ी को पीटेंगे लकड़ी से तो कैसे ढप ढप आवाज आएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए चौथा नंबर, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। जो धातु होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। और वहीं पर देखिए 5वां नंबर उदाहरण है धातु का सोना चांदी इत्यादि, और अधातु का ऑक्सीजन फास्फोरस, लकड़ी भी अधातु में आएगा। और उपधातु में देखिए बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब उपधातु है, इसको याद रखिएगा। उपधातु का यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला देखिए मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। ओके, तो ये अंतर को आप याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए मिश्रण, तो मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? जो तत्व है और यौगिक अगर आपस में मिल रहे हैं तो बस एक मिश्रण बनाते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन यौगिक में देखिए एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो कोई एक पदार्थ है, क्रिया करके एक नया पदार्थ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिश्रण का देखिए, चीनी पानी एक मिश्रण है, लेकिन अगर हम लोग जल का बात करें तो उसमें क्या रहता है, H2। क्लियर है? हाइड्रोजन 2 पीस रहता है प्लस O2। क्लियर है? इज इक्वल टू, यानी कि ये देता है हम लोगों को 2H2O। क्लियर है? 2H2O देता है। तो इस तरीके से जल में यानी कि H2O में हमारा हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों मिलकर एक नया
पदार्थ का निर्माण कर रहा है जिसको हम लोग जल कहते हैं, H2O। ये क्लियर हो गया। यौगिक एक नया पदार्थ बनता है। अब देखिए अगला सेकंड नंबर, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी संगठन है वो परिवर्तनशील होता है। क्लियर है। जैसे नमक और पानी का घोल में हम लोग नमक को बाहर निकाल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड में यौगिक का सेकंड, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। जैसे कि यहाँ पर एक बार H2O बन गया है तो बस बन गया है। क्लियर है। ये इसमें नया पदार्थ बना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। देखिए मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। तो देखिए मिश्रण में उपस्थित जो भी घटक रहेगा, जैसे चीनी पानी में क्या क्या घटक है, चीनी और पानी, 2 घटक है चीनी पानी में, तो यहाँ पर अपना अपना वो गुण दिखाएगा। जैसे चीनी मीठा होता है तो चीनी पानी मीठा हो जाएगा, और पानी का जो भी गुण है वो चीनी पानी में भी रहेगा। अब तीसरा देखिए इधर, यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। जैसे हम देखे थे H2O यानी कि जल बनता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पूरी तरीके से अलग रहेगा। और देखिए 4 नंबर, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। क्लियर है ना। जैसे कि चीनी पानी को हम लोग आसानी से उसको चीनी को और पानी को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर देखिए, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो देखिए अगर हम लोग H2O का बात करें, क्लियर है, H2O का बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन भी बाहर निकाल सकते हैं जल से, लेकिन इसके लिए रासायनिक प्रक्रिया करना पड़ेगा या फिर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसे देखिए अब एग्जाम्पल 5 नंबर में, लोहा तथा गंधक का मिश्रण, समझ में आ रहा है, लोहा और गंधक का मिश्रण हमारा मिश्रण है। फिर देखिए नेक्स्ट उदाहरण, यानी कि यौगिक का उदाहरण, गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो आयरन ऑक्साइड यानी कि हम कह सकते हैं जंग लग जाता है। तो जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर है। और जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया तो है ही, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है आयरन सल्फाइड, ये हमारा नया पदार्थ है। अब जंग लगा हुआ जो भी आयरन ऑक्साइड रहता है उससे हम लोग लोहा तो नहीं बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो एक नया पदार्थ बन जाता है आयरन ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये जो अंतर है इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्थिर अनुपात का नियम। ओके, स्थिर अनुपात का नियम देखिए, रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पर देखिए स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए स्थिर यानी कि फिक्स, अनुपात मतलब रेशियो, नियम मतलब लॉ या फिर रूल हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए H, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H2O, यहाँ पर इसका रेशियो क्या है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पीस है, यहाँ पर तत्व 2 तत्व है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 रहेगा, 1:8 रहेगा। इसको ध्यान देना है। क्लियर है। इसका रेशियो, तो इसी को कहते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। अब अगला देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए कभी भी रासायनिक प्रक्रिया होता है कहीं पर भी, तो उसमें द्रव्यमान का ना तो हानि होता है और ना ही उसमें एक्स्ट्रा द्रव्यमान ऐड होता है, समझ में आ रहा है। ना ही द्रव्यमान उसमें बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान हम लोग नष्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइंस से हटकर एग्जांपल दे रहा हूँ जिसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर 1 kg, ओके 1 kg हम लोग चीनी ले लेते हैं और पानी को ऐसे लीटर में मापते हैं, लेकिन सपोज कर लीजिए, मान लीजिए पानी भी हमारा 1 kg है। ओके, सपोज कर लीजिए पानी को मैं केजी में माप दिया हूँ। क्लियर है ना, लीटर में मापा जाता है लेकिन मैं केजी में माप दिया हूँ। तो देखिए अगर दोनों का हम लोग मिश्रण करेंगे, दोनों का मिश्रण बनाएंगे तो यहाँ पर एक चीनी पानी बनेगा। क्लियर है, चीनी पानी बनेगा। चीनी पानी का वजन कितना होगा, 2 kg होगा। इसको समझ में आया होगा। अब देखिए 1 kg चीनी है, 1 kg हमारा पानी है, तो जो मिश्रण बनेगा तो मिश्रण का जो भी वेट रहेगा वो कितना रहेगा, 2 kg रहेगा। ये समझ में आ रहा है। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया, ये तो हम भौतिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिए हैं लेकिन रासायनिक में भी सेम होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है, इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें
इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।